नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। और आज मैं लेकर आया हूं आपके सवालों के जवाब। पहला सवाल मैं ले रहा हूं जो पूछा है अमित भदौरिया ने। अमित जी का सवाल ये है कि वो पारस्परिक फंड में, पारस्परिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर विचार कर रहे हैं, तो इस पर मेरी क्या राय है। डेफिनेटली ये एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड है, इस कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स है। तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन नज़रिया लंबा होना चाहिए। और दूसरा साथ में सवाल है कि यदि टोटल यूनिट्स रिडीम करने पर जो राशि मिलेगी, तो मतलब कि आप किसी फंड से यूनिट्स को रिडीम करना चाह रहे हैं, तो उसे लमसम में इन्वेस्ट करूं या फिर उसकी एसआईपी स्टार्ट करूं। देखिए, यदि आप किसी इक्विटी फंड से कर रहे हैं और इक्विटी फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है और क्योंकि आपका इक्विटी में जो भी यहाँ पर पैसा बना है उसी को सेम, मतलब कि आप असेट चेंज नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक स्कीम चेंज कर रहे हैं। तो इक्विटी से इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही आपने जो सवाल पूछा है कि आपके पास एसबीआई ब्लू चिप फंड है, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, साथ में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है और एक्सिस मिड कैप फंड है। आप जानना चाहते हैं कि इनमें से किन फंड्स में आपको ये जो रिडेम्पशन प्रोसीड्स है उसे री इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये स्कीम्स आपके पास में जो हैं ठीक हैं। आप मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और एक्सिस मिड कैप, इन दो स्कीम्स में इस अमाउंट को डिवाइड कर दीजिए। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है अल्बर्ट मिलर ने। अल्बर्ट ने सवाल पूछने से पहले यहाँ पर मेरे काम की प्रशंसा की है और साथ ही कहा है कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। सो अल्बर्ट, थैंक यू वेरी मच। और आपका जो सवाल है वो दो स्कीम को लेकर है, कोटक पायनियर और एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड। एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड जो है ये बेसिकली इंडेक्स फंड है और ये लार्ज कैप इंडेक्स फंड है। सो डेफिनेटली यहाँ पर आप लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं। एक इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड होता है और इस फंड का ऑब्जेक्टिव बेसिकली उस इंडेक्स की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करना होता है जिस इंडेक्स को ये ट्रैक कर रहा होता है। तो एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, आप यहाँ बने रहिए। साथ ही जो कोटक पायनियर फंड है ये एक थीमेटिक फंड है जो कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जहां पर मतलब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन पर एक नए तरीके से काम हो रहा हो, मतलब न्यू फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह की कंपनीज अगर इसके पोर्टफोलियो पर नजर डाली जाए तो बेसिकली इसका जो एक्सपोजर है वो लार्ज एंड मिड कैप शेयर्स में है। तो क्योंकि आप ऑलरेडी लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरी सलाह ये होगी कि इस फंड की बजाय यदि आप एक मल्टी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। और ऐसे में मैं आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड या कोटक मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा। और अगला सवाल मैं ले रहा हूं, ये पूछा है अमित शर्मा ने। अमित का सवाल ये है कि यदि कोई होम लोन लेता है और यहां पर दो एप्लीकेंट हैं और टर्म इंश्योरेंस प्लान बाय करना है, तो ऐसे में किसे करना चाहिए? क्या को एप्लीकेंट के लिए भी टर्म इंश्योरेंस बाय करना अच्छा रहेगा? सबसे पहले समझिए कि हम टर्म इंश्योरेंस क्यों बाय करते हैं लोन के साथ। मकसद ये होता है कि यदि वो व्यक्ति जो इस लोन को रीपे कर रहा है, जो ईएमआई पे कर रहा है, हो सकता है कि लोन के लिए दो एप्लीकेंट्स हैं, को एप्लीकेंट्स हैं, लेकिन यहां पर ईएमआई पे करने की जिम्मेदारी जो है वो एक की ही है। मान लीजिए कि हस्बैंड एंड वाइफ ने मिलकर एक घर लिया, तो लोन की एप्लीकेशन में भी दोनों के नाम हैं और उदाहरण के तौर पर जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है, फाइनेंशियली वो कुछ भी कंट्रीब्यूट यहां पर नहीं कर रही है। ऐसे केस में डेफिनेटली हस्बैंड की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोन रीपे करने के लिए। अब यदि हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो उस केस में वाइफ के लिए लोन को रीपे करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में यदि हस्बैंड का एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर है तो ये काफी है, वाइफ को टर्म इंश्योरेंस लेने की जरूरत यहां पर नहीं है, क्योंकि वो यहां पर लोन को रीपे करने में एक एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही है। लेकिन
यदि मान लीजिए कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के नाम पर जॉइंट प्रॉपर्टी है, दोनों ने मिलकर लोन लिया है, दोनों ही वर्किंग हैं और दोनों ही लोन रिपे कर रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं कि दोनों लोन रिपे कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ईएमआई जो है वो दोनों के बैंक अकाउंट से जा रही है। ईएमआई डेफिनेटली एक के अकाउंट से जा रही होगी, लेकिन क्योंकि वाइफ की भी इनकम है, तो आज क्योंकि दोनों लोग अर्निंग है, ऐसे में हो सकता है कि हस्बैंड लोन रिपे कर रहा है और वाइफ बाकी के खर्चे कंट्रीब्यूट कर रही हैं। लेकिन यदि यहां पर गॉड फॉरबिड वाइफ को कुछ हो जाता है, तो उस केस में हस्बैंड को ना सिर्फ लोन रिपे करने के बारे में सोचना है, बल्कि जो घर के जो खर्चे हैं, जहां पर अभी वाइफ की इनकम से काफी मदद मिल रही है, वो भी यहां पर वाइफ की इनकम रुकने से पूरी जिम्मेदारी हस्बैंड के ऊपर आ जाएगी। तो ऐसे में यदि दोनों ही व्यक्तियों का टर्म इंश्योरेंस होगा, मतलब कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का टर्म इंश्योरेंस होगा, तो ये बेटर होगा। ऐसे में यदि एग्जाम्पल के तौर पर वाइफ की डेथ हो जाती है उस बीच में, तो यहां पर कम से कम जो टर्म इंश्योरेंस से जो कंपनसेशन मिलेगा उससे काफी मदद मिलेगी। हो सकता है कि उससे लोन को रिपे कर दिया जाए और उसके बाद में आगे की ईएमआई बंद हो जाएंगी, तो जो हस्बैंड की इनकम है उससे घर का खर्च चल पाएगा। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि यहां पर रिपे करने के लिए कौन कितना जिम्मेदार है, किसके ऊपर ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उस हिसाब से टर्म इंश्योरेंस बाय करना चाहिए। तो मुझे लगता है मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और इससे आपको जवाब पाने में आसानी होगी। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है गौरव यादव ने। गौरव का कहना यह है कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वो एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं, यानी कि वो एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि साथ में क्या वो अटल पेंशन योजना में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप यहां पर एनपीएस के साथ साथ अपना अटल पेंशन योजना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है समीर पाठक जी ने। इनका सवाल यह है कि इन्हें 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और स्कीम्स पर मेरी सलाह चाहते हैं। तो 15 साल के नजरिए के हिसाब से मैं आपको कहूंगा कि आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए। यहां पर कैनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड या आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इनमें से आप किसी एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। साथ ही एक मिड कैप फंड आप एक्सिस मिड कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं और स्मॉल कैप में आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को कंसिडर कीजिए। तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप फंड में आप एसआईपी कीजिए। आप इस तरह से अगर 20,000 रुपये करना चाहते हैं, 10,000 लार्ज एंड मिड कैप फंड में, 5,000 मिड कैप और 5,000 स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि आप 4 स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहें तो आप लार्ज एंड मिड कैप में भी 5,000 कीजिए और साथ ही एक स्कीम और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ऐड कर लीजिए, जैसे कि क्वांट फ्लेक्सी कैप या पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने कुछ सवालों के उत्तर देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और साथ ही आपके सवाल और सुझाव आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।